हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टार क्रिएटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सीएटी का जो पेपर होता है उसके अंदर चार सेकंड पेपर जो होता है सीएटी का दोस्तों, उसके अंदर चार सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सीडीपी, फिर दूसरा होता है फर्स्ट लैंग्वेज, तीसरा होता है सेकंड लैंग्वेज और चौथा होता है दोस्तों मैथ साइंस या एसएसटी यानी कि सोशल स्टडी। तो दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको हम एसएसटी का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का वो हमारे ज़रिए से आपको कंप्लीट करा दे, ताकि आपको आपको पेपर के अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन नजर आए तो आप उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाए। तो दोस्तों, बहुत कम यूट्यूबर है जो कि एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराते हैं। तो दोस्तों, हमारा यही मकसद है कि हम आप तक आसानी से एनसीईआरटी को प्रोवाइड कराएं और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएं। एनसीईआरटी का जो सीएटी का जो एसएसटी का जो सिलेबस होता है सीएटी का, उसको कंप्लीट कराएं ताकि आप पेपर के अंदर अच्छे से तो जो भी क्वेश्चन आए एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छी तरीके से ताकि सॉल्व कर सके। तो दोस्तों, हमने ये वीडियो सीरीज चालू की है एनसीईआरटी की, जो कि एसएसटी की है। जो सब्जेक्ट सीएटी का जो मेन सब्जेक्ट होता है जो कि 60 मार्क का होता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो 80% नहीं 70% सॉरी 70% जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो दोस्तों, हम भी आपने कभी हमारे स्टार क्रिएटिव चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड एसएसटी के जो भी टॉपिक आने वाले हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड तो वो आप तक पहुँच सके। तो चलो दोस्तों, आप शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जो हमने पहला चैप्टर तो आपको कंप्लीट करा लिया है, दूसरा चैप्टर हम अभी कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। तो आप तो देखिए दोस्तों, पूरा चैप्टर कंप्लीट करना तो मुश्किल है एक वीडियो के अंदर, क्योंकि कभी हम एक वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कभी कवर करने की कोशिश करते हैं तो वीडियो बड़ा लेंथी हो जाता है, बड़ा लंबा हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि एक चैप्टर को हम 1 से 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे इस वीडियो के जो चैप्टर रहेंगे उसकी सीरीज आती रहेंगी। तो दोस्तों, आपने कभी इस चैनल को कभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आखिर खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो दोस्तों, इसके ताल्लुक से हम देख लेते हैं कि चैप्टर के ताल्लुक से इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। दोस्तों, इस चैप्टर से कम बेश आपको 1 से 2 या 3 मार्क का पूछा ही जाता है पेपर के अंदर सीएटी के। तो दोस्तों, पहला जो पॉइंट है वो है आरंभिक मानव आखिर इधर से उधर क्यों घूमते थे। दोस्तों, आरंभिक मानव आखिर इधर से उधर क्यों घूमते थे तो थोड़ा हम जान लेते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खास संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे। फल फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। दोस्तों, ये जो आरंभिक मानव जो थे वो इधर से उधर उनका घूमने का मकसद ये था कि वो खाने पीने की जो वस्तुएं थी उसको वो जमा किया करते थे। जैसे कि मछली हो गई, मछली चिड़िया चिड़िया पकड़ते मछली पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे। वो जो फूल फल होते थे उसको जमा किया करते थे। जो पत्तियाँ होती थी जो वनस्पति की उसको जमा करते थे। अंडे इकट्ठा किया करते थे, जो कि उनका एक काम था। उसको वो मानो कि वो जमा किया करते थे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो दोस्तों, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसमें जो है आप हम देखेंगे आखिर खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आखिर तक खाद्य संग्रह के समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे दोस्तों, उसके कई कारण थे कि वो जो घूमते थे उसके कई कारण थे। हम देख लेते हैं कौन कौन से कारण थे। पहला कारण दोस्तों उसका ये था, पहला कारण ये कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। क्या होता था दोस्तों, कभी एक ही जगह वो रह रहे तो वो क्या करते थे, फिर उनका तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के लिए तो उनको फलों का और फूलों का जानवरों का शिकार करना तो ज़रूरी था। तो फलों का इस्तेमाल करना, पौधों का इस्तेमाल करना और जानवरों को शिकार करना उनके लिए ज़रूरी था। कभी एक ही जगह रहकर वो ये चीज़ें सब एक ही जगह रहकर वो ये तमाम चीज़ें करते तो हो सकता है ये फल पौधे और जानवर ख़त्म हो जाते। तो इसलिए वो एक जगह फिर वहाँ से क्या करते थे ना, फिर क्या करते वो चीज़ें वहाँ से ख़त्म हो जाती तो वो क्या करते दूसरी जगह प्लान कर लेते थे। इसलिए वो भोजन की तलाश में इधर से उधर और भोजन की तलाश में उन्हें इधर दूसरी जगहों पर जाना पड़ता। वो क्या करते कभी जानवरों का शिकार, कभी वो क्या करते थे, कभी एक जगह रहते थे तो वो फल फूल जानवरों को इस्तेमाल करते थे। इसलिए और क्या करते थे उसकी तलाश में हर वो दूसरी जगह पर निकल जाते थे। कभी आज यहाँ रुके, यहाँ के जानवरों और फूलों को उन्होंने जमा कर लिया, जानवरों को शिकार कर लिया। फिर वो क्या करते थे, फिर आपको नजर आता था कि यहाँ पे आप तो फल पौधे वो बचे नहीं, जानवर भी वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्या करते थे, फिर दूसरी तरफ निकल जाते थे शिकार की तलाश में, फल फूल जमा करने की तलाश में। तो दूसरा कारण ये है कि जानवर अपने शिकार के लिए, दूसरा कारण क्या है दोस्तों उनके फ्लाइन करने का या इधर से उधर जाने का, क्या दूसरा कारण ये है
जान लेते दोस्तों। दूसरा कारण ये है कि जानवर अपनी शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। दोस्तों सही बात है कि उस टाइम पे या अभी भी जो है जंगली जानवर या हिरन या मवेशी जो है चारा ढूंढने के लिए इधर से उधर जाते जाते हैं, और पहले भी जाया करते थे। तो क्या करते थे, तो इसलिए उन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते थे। दोस्तों क्या होता था, जो जंगली जानवर थे या हिरन मवेशी जो थे उस टाइम पे, भेड़ बकरी, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो उसके पीछे जो शिकार करने वाले लोग थे वो भी उनके पीछे चल जाया करते थे। तो और दोस्तों थोड़ा देख लेते हैं। तीसरा कारण ये था दोस्तों उनका इधर से उधर जाने का। थोड़ा हम देख लेते क्या था तीसरा कारण। तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। सही बात है दोस्तों। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे लोगों को पता है कि एक इलाके में, अरे यहाँ के फल फूल खत्म हो गए जो इलाके में, तो अब उनको पता है ये मौसम में वो इलाके में दूसरे फल मिलते हैं। तो वो क्या करते थे, फिर वो जैसे कि बरसात का मौसम आ गया, उनको पता है कि बरसात के मौसम में वहाँ पे ये फल मिलेंगे, तो वो यहाँ से वहाँ चल जाया करते थे। और चौथा कारण देख लेते हैं दोस्तों। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं होता। सही बात है दोस्तों, पानी के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। सही बात है दोस्तों, पानी जो है अपने को पता है कि झीलों में, झरनों में और नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। ऐसा भी होता है कि कुछ नदियाँ ऐसी है, झीलें ऐसी है जो कभी नहीं सूखती। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिलता है। सही बात है दोस्तों, कुछ ऐसी नदियाँ झीलें हैं मौजूद आज भी, और पहले भी थी, जो कि जिसका पानी सुखाटा भी रहा, समझो जो धूप भी कई तपती रही तो उसका पानी नहीं सूखता है। ऐसे कई नदियाँ झीलें आपको कई नजर आएंगी, पहले भी ऐसी थी। तो लोग क्या, नदियाँ थी दोस्तों, तो वो क्या करते थे, फिर आगे पढ़ लेते हैं दोस्तों। झीलों और नदियों का पानी लोगों के, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे ऐसे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी तलाश में इधर उधर घूमना नहीं पड़ता था। तो क्या करते दोस्तों कि लोग ऐसी जगह की तलाश में रहते थे। अब चौथा कारण हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, क्या था देख लो आप। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। सही बात है। और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। सही बात है, कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। सही बात है दोस्तों, क्या होता था कि जब, आप सही बात है, पानी के बिना किसी भी इंसान का जीवित रहना मुश्किल है या पेड़ पौधों का रहना मुश्किल है। तो वो लोग क्या करते थे कि ऐसी ऐसी जगह की तलाश में रहते थे जहाँ पे उनको सूखे का जब मौसम लग जाए तो उनको पानी की कोई किल्लत या परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो वो ये एक मौसम फिर वो इधर से उधर जाया करते थे इसी वजह से। तो आप चलो दोस्तों थोड़ा हमारे आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और क्या क्या दिया गया है, क्योंकि सीईटी के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। सही बात है, तो अब थोड़ा हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बोलता है एनसीईआरटी। क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सी जगह पे तो आपको आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिल जाएंगी, कुछ किताबें मिल जाएंगी बड़ी बड़ी मोटी मोटी, लेकिन एनसीईआरटी की किताब में क्या लिखा है उसको हमें जानना है कि, तो थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा। पूर्वजों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिसका निर्माण और उपयोग खाद्य संग्राहक किया करते थे। खाटे का मतलब शिकार, और खाटे का मतलब दोस्तों शिकार, खाटे का मतलब जो शिकार करने वाले लोग थे। खाद्य संग्रह किया दोस्तों, थोड़ा देख लेते हैं डबल से। पुरोहित को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग खाद्य संग्रह किया करते थे। दोस्तों जो पुरोहित जानी के जो वो लोग जो कि पुरोहित जानी के, अभी दोस्तों ये पुरोहित की मानी समझ लो क्या है। पुरोहित जानी के ऐसे लोग जो कि पुरानी जो वस्तुएं हैं, इमारतें हैं, उनकी जो जांच करते हैं, ऐसे लोगों को पुरोहित कहते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या मिला दोस्तों, पुरोहित को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग खाद्य संग्रह किया करते थे। उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है दोस्तों जिसका उपयोग वो लोग किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों ये संभव है दोस्तों ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। ऐसा संभव है कि उन्होंने पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं दोस्तों। आज भी यानी कि जो पुराने दौर के पत्थरों के औजार है वो आज भी देखने को मिलते हैं। जो पुरातन लोग हैं जो कि खुदाई करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, ऐसे लोगों को आज भी वो चीज़ें मिलती है जो पुराने दौर में पत्थरों से बनाई गई थी। तो दोस्तों थोड़ा हम आगे पढ़ लेते हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। दोस्तों क्या होता था, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग
फल फूल काटने, हड्डियों हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल, देखो दोस्तों, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे औजार मिले हैं जिसका उपयोग फल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ ऐसे देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। कुछ कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मूठ लगाकर भाले और बाँस जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ के साथ हड्डियाँ या लकड़ियाँ के मूठ लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए, जैसे कि तीर हो गया और भाले हो गए दोस्तों, इसका भी हड्डियों से और लकड़ियों से बनाए जाते थे उस दौर के अंदर। कुछ कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो दोस्तों, ये हमने थोड़ा सा इसको समझ लिया कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा इसको जान लिया। थोड़ा अब इसके और थोड़ा हम देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है आपको जो चित्र नज़र आ रही है पत्थरों के औजार, जो कि उस टाइम में इस्तेमाल होते थे कि लकड़ी के झाड़ू की जो होती है छाल छाटने के लिए, फिर जानवरों की खाल उतारने के लिए, फिर फल फूल काटने के लिए जो इस्तेमाल करते थे दोस्तों, ये औजार उस टाइम के हैं, जो कि इसके एनसीईआरटी किताब में इसके फोटो दिए गए हैं। तो आप इसको थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम आगे अभी थोड़ा देखते हैं, फिर इसका तीसरा चौथा पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि रहने की जगह निर्धारित करना। अब उस टाइम के जो खाते खात सांग्र समग्र के जो लोग थे दोस्तों, जो उस टाइम के जो मानव थे, वो किस तरह की जगह पर रहना निर्धारित करते थे या रहना पसंद करते थे, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि हमें जवाब जो देना है दोस्तों, वो देना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ना कि हमने पढ़ा है, लिखा था, किसी ने बोला, इसके अकॉर्डिंग तो सीबीएसई वाले मानते ही नहीं पहली बात। तो आपको जो भी जवाब देना है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, जो एनसीईआरटी की किताब में लिखा है वही देना है, जो आपको वहाँ दिखेगा। तो देखते दोस्तों, मानचित्र देखिए दोस्तों, रहने की जगह निर्धारित करना। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां पर आखेट खाद्य संग्राहकों के रहने के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों, मानचित्र 2 में जो है लाल त्रिकोण देखने का बोल रहा है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। लाल त्रिकोण एक है भीमटेका के पास, हंसगी है, कुरनल गुफाएं है दोस्तों, कुरनल गुफाएं है। देखिए भीमटेका जो लाल निशान बताया उसने त्रिकोणी, तो ये देखिए उसका नाम क्या है, भीमटेका के पास मिले है, हंसुकी के पास मिले, कुरनल गुफाएं के पास मिले। तो दोस्तों, हम थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमने मानचित्र तो देख लिया, तो देखो आप भीमटेका उसके बारे में देख लिया हमने, तो काका मिले। तो देखिए दोस्तों, मानचित्र 2 को देखिए। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहाँ पर आखिर तक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले, जैसे कि उनके वहाँ पे प्रमाण मिले, कुछ वस्तुएं उनकी वहाँ मिली है दोस्तों। तो उसके आगे हम पढ़ लेते हैं। प्रमाण मिले हैं इनमें, इनके अलावा भी और कई स्थान में आखिर तक खाद्य संग्रह रहते थे, आखिर तक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थल ही चिन्हित किए गए हैं, जो कि चिन्हित कुछ स्थल जो स्थान थे दोस्तों, उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है, ना कि पूरे जो स्थान है जहाँ पे उनके जो कि उनके जो चीज़ें मिली है या उनके प्रमाण मिले उसको पूरी तरीके से दर्शाया नहीं गया है, बल्कि कुछ गिने चुने स्थानों को ही दर्शाया गया। कई पूर्व स्थल कई पूर्व स्थल नदियाँ झीलों के किनारे भी पाए गए। कुछ जो है दोस्तों उनके जो प्रमाण हैं मिलने के उनके जो रहन सहन के जो सामान थे या औजार ऐसे जो चीज़ें मिली है, वो दोस्तों झीलों और नदियों के पास भी मिले हैं, किनारों पर भी मिले हैं। तो दोस्तों, अभी हमने थोड़ा देख लिया उनके रहने की जगह। तो थोड़ा दोस्तों इसके और एक लाइन दी है इसकी ताल्लुक से, चूँकि पत्थरों के चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिले। दोस्तों, वो लोग ऐसी जगह पर रहना पसंद करते थे जहां पर उनको अच्छे से अच्छे पत्थर मिले और वो उसको इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों, ये तो हमने पढ़ लिया एक। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलचित्र चलचित्र कला, इससे हमें क्या पता चलता है दोस्तों, हम थोड़ा इसके ताल्लुक से पढ़ लेते हैं थोड़ा। इसे भी एनसीईआरटी के जो सीईटी का पेपर होता है दोस्तों, इसमें ये अक्सर इसके ताल्लुक से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलचित्र कला, इससे हमें क्या पता चलता है। एक चलचित्र देखिए दोस्तों, एक चलचित्र दी गई है, इसके हम पढ़ लेते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। जैसे कि कुछ जो चीज़ें मिली है दोस्तों, उसकी जो गुफाओं में मिले, तो वो कहाँ मिले, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में की गुफाओं में से मिले, चित्र से मिले। इनमें से जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जो कि उनको दर्शाया गया है कि उस टाइम के जो जानवर थे उसको बड़ी कुशलता सजीव से दर्शाया गया है दोस्तों। ये जो है दोस्तों, ये देखो, ये ऐसी गुफाएं थी उनकी, जो चित्र में आपको दिख रहा है। ये पहाड़ी का इलाका है जहाँ पे वो लोग रहना पसंद करते थे। अब दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पूर्व स्थल किसे कहते हैं। जैसे कि पूर्व स्थल, असल में पूर्व स्थल के मायने क्या है, थोड़ा उसको थोड़ा हम जान लेते हैं। उसकी मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है। पूर्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार पूर्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण निर्माण लोग अपने काम के लिए क्या करते थे दोस्तों, क्या करते थे, जो चीज़ें हैं औजार बर्तन जैसी इमारतें हो गई, ये अपने काम के लिए बनाया करते थे। और और बाद में वो उन्हें वही छोड़ दिया करते थे या छोड़ के चले जाया करते थे। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। दोस्तों जो है इनके जो प्रमाण है पूर्व स्थल जिसको बोलते हैं, जो कि पूर्व स्थल के मायने क्या हुए दोस्तों, औजार बर्तन जो जो इमारतें जो वस्तुएं जो बनाते थे उसका मायने होते पूर्व स्थल। तो दोस्तों एक बार हम इसको डबल से पढ़ लेते हैं। पूर्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए क्या काम के लिए किया था और बाद में वो उन्हें वही छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूर्व स्थलों के बारे में आपको अगले अध्ययन में बताया जाएगा। दोस्तों जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, उसमें ये पूरे तफसील से उसमें हम इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे अगली वीडियो के अंदर। आग की खोज दोस्तों, आप ये जिसका जो अगला पॉइंट है दोस्तों एनसीईआरटी का किताब में जो दिया गया है खाद्य संग्रह के जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं दोस्तों अपन, तो उसके अंदर जो एक पॉइंट जो दिया गया आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनल गुफा ढूंढो, जैसा कि वो बोल रहा है आपने मैंने वो एक मानचित्र दिया गया ऊपर दोस्तों, उसको देख लेते हैं। उसमें क्या बोल रहा है, कुरनल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले। दोस्तों देख लेते हैं हम थोड़ा सा उसको। दोस्तों ये है वो कुरनल गुफा, जो कि आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत के कौन से हिस्से पर मौजूद है हमारे कुरनल गुफाएं। तो आप बताइए मुझे थोड़ा कमेंट बॉक्स में, आप कभी देख रहे होंगे हमारा वीडियो, तो थोड़ा देखते हैं दोस्तों हम कहाँ थे। दोस्तों यहाँ थे हम, आग की खोज कर रहे थे। तो आग की खोज, तो देखिए दोस्तों मानचित्र में हमने देख लिया कुरनल गुफाएं कहाँ है, भारत के अंदर कौन से कोने में मौजूद है। तो आप थोड़ा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये यहाँ राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब है कि यहाँ राख के अवशेष मिले हैं कि इसका मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसा कि कई कार्यों के लिए वो आग का इस्तेमाल भी करना सीख गए थे और कई कार्यों के लिए वो किया करते होंगे, जैसे कि प्रकाश के लिए, प्रकाश जनी की रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए जैसे कि गोश्त वगैरह या मटन जिसको बोलते हैं वो भूनने के लिए, और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए वो आग का इस्तेमाल करते होंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है। तो दोस्तों थोड़ा हम आगे देख लेते थोड़ा इसके ताल्लुक और क्या दिया गया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों इसका एक इम्पोर्टेंट बदलती जल आयु। दोस्तों ये क्या है थोड़ा हम इसको भी जान लेते हैं। बदलती जल आयु किसे कहते हैं, क्योंकि बदलती जल आयु के अंदर क्या क्या हुआ था उस दौर के अंदर, वो भी जान लेते हैं दोस्तों। थोड़ा हम देख ले रहे, थोड़ा गड़बड़ हो रही है तो थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों इसको। बदलती जल आयु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जल आयु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम रूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो क्या हुआ दोस्तों, 12,000 साल पहले दुनिया के अंदर जल आयु में बड़े परिवर्तन देखने को मिले, जिसकी वजह से घास वाले मैदान बढ़ने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहा करते थे या जिंदा रहते हैं। ऐसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी दोस्तों। जो लोग जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे गए और इनके खाने पीने की आदतों और भोजन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। दोस्तों क्या हुआ, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वो भी इनके पीछे गए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन यानी कि उनकी जो प्रजनन यानी कि जो उनकी बच्चे जनने की या बच्चे पैदा करने का टाइम क्या है, वो कब बड़े होते हैं, किस तरह बड़े होते हैं, कितने महीने में कितना बड़ा बच्चा होता है, वो उसका उस पर निगरानी करने लगे। तो दोस्तों प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण सूत्र था, जो कि मछली को ये उस काल के अंदर क्या करते थे, बड़ी शौक से खाया करते थे। दोस्तों हमने ये जान लिया बदलती जल आयु की वजह से क्या क्या परिणाम हुए, उसकी वजह से क्या परिणाम हुए। थोड़ा इसका और एक पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी किताब का एक है जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका एक पॉइंट और हम देख लेते हैं, खेती और पशुपालन की शुरुआत। दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसी हुई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसी दौरान महाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। जैसे कि वो बता रहा है कि कुछ ऐसे जैसे कि जौ हो गया, गेहूँ हो गया या धान हो गई, ये प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली तरीके से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। क्या बता रहा है दोस्तों एनसीईआरटी की किताब में, ये कि क्या हो सकता है कि आप वो प्राकृतिक नेचुरली तौर पर धान, गेहूँ ये उगना चालू हो गए, लेकिन आप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया होगा, इसे भोजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा और अपने लिए बटोरना या जमा करना शुरू कर लिया होगा। साथ ही वो ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं, यानी कि वो जानने लगे होंगे या सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कौन सी जगह पर, कौन से खेत में या कौन से जंगल में उग सकते हैं और कब पककर तैयार होते
थे, यानी कि कब पककर तैयार होते ये भी जानने लगे होंगे कि ये भाई आज ये अभी गेहूँ का फसल आ गई, लेकिन इसको सूखने को कितना टाइम लग रहा है, ये कितने दिनों के बाद इसके अंदर बीज भरे जा रहे हैं, फिर इसके कितने दिनों के बाद ये पककर तैयार हो रही है, सब वो सीखने लगे होंगे धीरे धीरे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करने सीख लिया होगा। ये एनसीईआरटी का एक वो एनसीईआरटी किताब में लिखा है कि फिर ऐसा करते करते उन्होंने फिर अनाजों को जैसा कि पैदा करना या बोना या उगाना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वो कुशक बन गए होंगे, यानी कि वो क्षेत्रीय बन गए होंगे, किसान बन गए होंगे। इस तरह से वो धीरे धीरे इस तरह सीखते सीखते। तो दोस्तों हम आप इसका थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं धीरे धीरे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया आकर्षित करा कर उन्हें पालतू बनाया होगा। जैसा कि दोस्तों क्या बोल रहा है कि इसी तरह लोगों ने अपने घरों के पास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। वो कुत्ते के खानदान से था दोस्तों, जिसको एनसीईआरटी किताब में ऐसा लिखा गया है कि जिसको सबसे पहले पालतू बनाया गया वो कुत्ते का पूर्वज था, यानी कि उसके खानदान से था। वो कुत्ते का बाप दादा था। वो कौन था, तो आप देख लो कौन था वो। कुत्ते की पूर्वज था। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, लोग भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे, जैसे कि उनको अपनी तरफ बुलाने लगे। जैसे ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, जैसे कि आपको पता है बकरी हो गया, भेड़ हो गया और सुअर हो गए या गाय हो गई, ये झुंड में रहने वाले जानवर है। तो ये झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। आप सभी को पता है बकरी भेड़ बकरी जो है घास खाती है, सिवाय सुअर को छोड़ के। सुअर ने खाता घास फास, पर इसमें दिया गया कैसा ये जानवर घास खाते थे। आपको सभी को पता है कि ये घास खाते थे। दोस्तों हम कहा थे कि ये ज़्यादा ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को अक्सर लोग इन्हें जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे। यानी कि जो जंगली जानवर थे दोस्तों, सबको पता है कि बकरी भेड़ बकरियाँ और जो छोटे जो गाय के बच्चे होते हैं, गाय होती है या भैंस भेड़ बकरे होते हैं, उन पर जंगली जानवर आक्रमण करते हैं तो लोग उनकी रक्षा इससे किया करते थे। और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए। फिर उन्होंने क्या करा, बकरी पालना शुरू कर ली, भेड़ पालना शुरू कर लिया, सुअरों को पालना शुरू कर लिया, गायों को पालना शुरू कर लिया, फिर भैंसों को पालना शुरू कर लिया। फिर इस तरह वो धीरे धीरे पशुपालक बन गए उस टाइम के लोग। तो इस तरह हमने ये पढ़ा दोस्तों कि देखो क्या पढ़े हमने पॉइंट, खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसी हुई थी, इस तरह से हुई थी दोस्तों इस वीडियो में हम बस इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में इसके आगे का देखेंगे। कभी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों इस एनसीईआरटी का हम जो कवर कर रहे हैं दोस्तों, ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करना संभव तो है, लेकिन हम अभी करना नहीं चाहते ताकि ये हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, क्योंकि फिर हमें इससे रिलेटेड आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। और आपके पास भी और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है कि हम इस बैठ कर ये पूरा देखें करें सब करें। आप शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करते हुए हम ये चीज़ें कवर करते जाएंगे दोस्तों। तो जो हम देख रहे हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि सीएटी की एसएसटी का पेपर 2 का देख रहे हैं दोस्तों एनसीईआरटी। तो आपको ये वीडियो कभी दोस्तों आपको पसंद आया होगा तो आप ये वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको लगता है कि अच्छा है हेल्पफुल है तो आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो शुक्रिया दोस्तों, आपने इतना वक्त हमें दिया। धन्यवाद।